नमस्कार, अमरउजाला.com के कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम रूबरू हो रहे हैं एक नए मेहमान से, और इस बार हमारे मेहमान हैं जाने माने देश के राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जम्मू कश्मीर के समेत कई राज्यों के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी। चूँकि जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए और चुनाव के बाद एक नई सरकार बनी है, 10 साल बाद चुनाव हुए हैं और 6 साल बाद नई सरकार बनी है। हालांकि ये वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी वहाँ एक विधानसभा है और उमर अब्दुल्ला उसके मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो इसलिए हमने तय किया कि जम्मू कश्मीर पर कुछ बात की जाए, और उसके लिए अगर सबसे मुफीद कोई व्यक्ति हो सकते थे तो सत्यपाल मलिक जी हो सकते हैं। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर जब तक पूर्ण राज्य था तो उसके आखिरी राज्यपाल मलिक साहब ही थे, और जम्मू कश्मीर में वो राज्यपाल जब रहे तो उस दौरान चुनी हुई सरकार भी थी। बाद में जब राज्यपाल शासन था तब उन्होंने राज्यपाल के रूप में वहाँ के शासन प्रशासन को भी देखा। तो जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं, वहाँ के जो मुद्दे हैं और आगे क्या होना चाहिए, किस तरह वो राज्य आगे बढ़े, देश के साथ उसका एकीकरण और मजबूत हो, इन सारे मुद्दों पर हम मलिक साहब से बात करेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अमर उजाला के मेरे इस पॉडकास्ट वीएपी कार्यक्रम में। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, बहुत अच्छी बात है। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है, और चूँकि 370 हटाने में आपकी बड़ी अहम भूमिका थी, उस समय आप ही राज्यपाल थे और राज्यपाल शासन था वहाँ पर। और उसके बाद अब जब चुनाव हुए हैं और एक बार उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, और ये संयोग भी है कि आप न सिर्फ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं बल्कि जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के तमाम शीर्ष नेताओं से आपके निजी रिश्ते भी रहे। मुफ्ती साहब तो आपके साथ केंद्रीय मंत्री रहे वीपी सिंह की सरकार में, फारूक साहब के साथ भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। कश्मीर को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते समझते रहे हैं। तो पहले बताइए कि क्या उम्मीद की जाए नई सरकार से? अब एक नई सरकार बनी है। देखिए, नई सरकार से उम्मीद ये की जाए कि जो खोया है कश्मीर ने वो वापस लिया जाए, और वो होगा गुडविल से। खोया है स्टेटहुड, और कश्मीर के लोगों को सबसे ज़्यादा चुभी है ये स्टेटहुड जाने की बात। अब वो अचानक एक फुल फ्लेज्ड स्टेट यूटी बन गई, और यूटी बन के आप जानते हो यूटी कितनी नीचे होती है, 20 पायदान नीचे होती है स्टेट से। तो बहुत होशियारी से इनको, जो नए नौजवान चीफ मिनिस्टर बने हैं, इन्हें बहुत होशियारी से स्टेटहुड वापस लेनी चाहिए। ये एक बड़ी चुनौती है। मैं तो ये मानता था कि चुनाव कराने से पहले सरकार स्टेटहुड वापस लौटा देगी। ये जम्मू स्टेटहुड की बात जम्मू के लोगों को भी चुभी है, सिर्फ कश्मीर के लोगों को नहीं। उन्हें भी ये हुआ कि हमारा दर्जा नीचे कर दिया है। तो ये जल्दी से जल्दी स्टेटहुड हो जाए तो सबसे ज़्यादातर चीज़ें उससे हल हो जाएंगी। हालांकि केंद्र सरकार ने भी वादा किया है, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, गृह मंत्री पार्लियामेंट में भी कहा, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं उनके एजेंडे पे है ये। तो स्टेटहुड तो एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव के दौरान भी राज्य बहाली का मुद्दा हर दल ने उठाया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो गुडविल है वो और कैसे बनाई जा सकती है स्टेटहुड के? देखिए, डेवलपमेंट से बनाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं है, और जो हम लोगों ने जब 370 हटाई और ये सब किए, जो भी काम किए, तो वादा ये किया गया था कि हम आपका विकास करेंगे, लेकिन एक पैसा वहाँ नहीं पहुँचा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, बाहर की इंडस्ट्री नहीं पहुँची है, कुछ नहीं हुआ है। वो तो जो कॉलेज वॉलेज मैं 40 कॉलेज दे के आया था वो तो हैं, पर उसके बाद यहाँ से जो दिल्ली से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं पहुँचा है। उमर अब्दुल्ला के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं आप? तो चूँकि वो चीफ मिनिस्टर बने हैं नए, तो सारी जिम्मेवारी उन पे है। नहीं, वो सुलझे हुए आदमी हैं। मेरे से तो हो सकता है वो एक आध बात से नाराज़ रहे हों, लेकिन मैं उनके प्रति मेरी बहुत अच्छी भावनाएं हैं और मैं चाहता हूँ वो कामयाब हों। ये बताइए, जो जम्मू कश्मीर में एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी स्वीप किया वहाँ पर, खासकर कश्मीर वैली में, लेकिन जो वहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ बनी थी और पीडीपी जिस तरह से एकदम साफ़ हो गई, जो एक ज़माने में एक बड़ी पार्टी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में ही वहाँ चुनाव का मुकाबला होता था। मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री रहे, महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही, अब वो पूरी तरह से साफ हो गई। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? इसकी वजह यह है कि पीडीपी वहाँ सेपरेटिस्ट पार्टी थी,
पीडीपी को सेपरेटिस्ट की निगाह से लोग देखते थे और पहले पीडीपी को हिंदू भी वोट करता था, लेकिन बाद में उनका इमेज हुआ कि सेपरेटिस्ट हैं तो उनको वोट नहीं मिला उतना। आम कश्मीरी भी उनके खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ हो गया। तो इसका एक संदेश तो ये है कि जो अलगाववाद है वो कश्मीर में नहीं चलेगा, वो कश्मीर में नहीं चलेगा। आप जब राज्यपाल थे तो कहा जाता है कि आपने राजभवन जो है सबके लिए खोल दिया था, आम आदमी के लिए, और लोग आपसे मिलते थे, और आतंकवादियों को भी आपने बड़ा कड़ा संदेश दिया था उस समय। तो क्या लगता है कि जो मौजूदा निज़ाम इस समय है, चूँकि अब यूटी है, अब वो फुल फ्लेज स्टेट तो नहीं है, तो ऐसे में उपराज्यपाल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी सरकार के साथ तालमेल बना के रखने की, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, उनको मिलजुल के काम करना चाहिए, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ। ये ठीक है कि इनके अधिकार हैं बहुत, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कामयाबी उनकी कामयाबी है और उनको चीफ मिनिस्टर को सहला के बातचीत करके, नौजवान लड़के हैं वो, और उनका साथ देना चाहिए। डेवलपमेंट के काम में कोई टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये कांग्रेस का कैसे डिबेकल हुआ कि कांग्रेस जो है घाटी में भी कुछ नहीं कर पाई और जम्मू रीजन में बिल्कुल सिर्फ एक सीट जीत पाई? अब ये तो कांग्रेस ही दिक्कत क्या है मैं बताऊं अब आपको फ्रेंकली स्पीकिंग। बीजेपी 24 घंटे में 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है और कांग्रेस तफरी के साथ कभी मन आ गया कुछ कर लिया, नहीं तो करती नहीं है, कुछ नहीं करती है। बहुत ही निकम्मी पार्टी है। क्या लगता है गुलाम नबी आज़ाद के भी बाहर कांग्रेस से हो जाने का नुकसान कांग्रेस को हुआ है? नेचुरली ही वॉज ए पॉपुलर चीफ मिनिस्टर और उनकी अच्छी इमेज थी लोगों में। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन देश के साथ और ज़्यादा हो, इसके लिए कश्मीर के बाहर के लोगों को क्या करना चाहिए? बाहर के लोगों को वहाँ इन्वेस्टमेंट ले जाना चाहिए। तुम इंडस्ट्रीज नहीं हो तो कॉलेज ले जाओ, कॉलेज नहीं ले जा सकते हो स्कूल ले जाओ, स्कूल नहीं ले जा सकते अस्पताल ले जाओ, और उससे फिर आपका वहाँ लोगों में गुडविल बनेगी। क्योंकि अब तो 370 की बाधा भी खत्म हो गई है, तब तो ले जाने में कोई कानूनी बाधा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो कश्मीर और कश्मीरियों को लेकर के एक अजीब तरह की भावना शेष भारत में रहती है, खास करके उसको दूर करने के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। नहीं, वो तो देखो कश्मीर के लेवल पे तो जो हो सकता था वो उन्होंने कर दिया। पहले हम जब जाते थे तो वो पूछते थे हिंदुस्तान से आए हो, तो अब तो नहीं पूछते हिंदुस्तान से आए हो, अब तो सब एक हो गए। तो अब हमको दिखाना चाहिए बड़ा दिल और हमको वहाँ इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए बड़े पैमाने पर। आपको क्या लगता है कि कश्मीर की जो अशांति है उसमें, चूँकि आप हेल्म ऑफ द अफेयर्स में रहे हैं, पाकिस्तान की कितनी भूमिका है? बहुत भूमिका है। पाकिस्तान हर वक्त तलाश में रहता है कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ ऐसी खड़ी की जाए जिससे कठिनाई पैदा हो। तो भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो, कुछ रिश्ते अच्छे अगर सुधरें, तो कुछ उम्मीद बनती है क्या? आसानी से नहीं, जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा रिश्ते ठीक नहीं हो सकते हैं। नहीं, जैसे प्रयास तो भारत ने काफ़ी किया, अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के गए। वाजपेयी जी ने जो ये सुपरफ्लुअस काम किए इनसे कुछ नहीं होता। वो बस लेके चले गए, फिर और कई काम किए वहाँ, उनका कोई असर नहीं अब। लेकिन कश्मीर के लोग तो वाजपेयी जी को बहुत याद करते हैं, अटल जी को कहते हैं कि अटल जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कश्मीरियों का दिल जीता। वो तो ठीक है, दिल तो जीता पर कश्मीरी तो नहीं जीते हैं। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कश्मीर के जो लोग हैं, खास करके वहाँ के नौजवान, वहाँ के छात्र, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अवसर दिए जाएं जिससे वो इंटीग्रेट हो भारत के साथ? यहाँ हिंदुस्तान में रोज़गार के अवसर दिए जाएं और उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके साथ भेदभाव ना हो जो आज होता है, और उनको ये दिखाया जाए कि तुम बाकी भारत के नौजवानों जैसे ही हो और तुम्हें स्पेशल उनके लिए प्रावधान किए जाएं। नौकरियों में रिजर्वेशन वगैरह दिया जाए उनको? नॉट रिजर्वेशन पर हाँ, उनको थोड़ा प्रावधान हो उनके लिए। हाँ नहीं, जैसे बैकवर्ड रीजन का एक, हाँ वो कर सकते हैं आप, उस तरह से देना चाहिए। लेकिन कश्मीर को जिस तरह घरेलू राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है, कश्मीर के मुद्दों को, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद कश्मीर को भारत के साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ने में कुछ दिक्कत पैदा करता है। नहीं, कुछ करते नहीं। यहाँ के क्या करते हैं कश्मीर का जो भारत के साथ जुड़ने में कहाँ दिक्कत करते हैं? नहीं, जैसे कोई भी कश्मीर में किसी भी तरह की आतंकवादी घटना होती है तो भारत के मुसलमानों को संदेह से लोग देखने लगते हैं,
तो इस वो तरह की गलत बात है। भारत के मुसलमान तो कभी कश्मीर के साथ नहीं थे, वो भारत ही के साथ थे। लेकिन आमतौर पर एक धारणा ऐसी। गलत है, वो धारणा गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कश्मीर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, अक्सर भारत के तमाम नेता ये बात करते हैं कि पीओके भारत के साथ आना चाहिए, और हम मानते भी हैं कि हमारा हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसलिए पार्लियामेंट में भी और कश्मीर की विधानसभा में उनकी सीटें जो है छोड़ी जाती हैं। लेकिन जब कश्मीर में चुनाव हो गए, सरकार बन गई, तो ऐसे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को क्या संदेश देना चाहिए भारत की तरफ से? देखिए, उसको संदेश इनको देना चाहिए डेवलपमेंट का, कि हमारे यहाँ तुम नहीं हो, तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ जो है उनका डेवलपमेंट है। तो इस डेवलपमेंट से प्रभावित होकर वो खुद डिमांड करें हम तो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। एक ही रास्ता है, बाई फोर्स आप नहीं ले सकते, चूँकि उसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो जब भी आप फोर्स से लेंगे तो चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आप सिर्फ वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट दिखा के वो लोग वहाँ बगावत करें और कहें कि हम जाएंगे, हमारा तो वहाँ तरक्की होगी। नहीं, तो क्या दोनों कश्मीरों की सीमाएं खोलनी चाहिए? क्यों नहीं खोलनी चाहिए? जिससे लोग आए जाएं। बिजनेस के लिए तो खोल ही रखी थी पिछले दिनों। नहीं, लेकिन उसमें खतरा भी तो है कि आतंकवादियों के आने का भी तो खतरा है। कुछ नहीं, आतंकवादी तब सब इनका वो है बनाया हुआ खेल। आतंकवादी कहाँ है? वहाँ 250 लड़के कुल पूरी वैली में और इसमें हैं आतंकवादी, जो हिंदुस्तान की फौज के लिए एक दिन का चारा है। नहीं, लेकिन जिस तरह वो हमले करते हैं और जिस तरह हमारे आर्मी और फौज की इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाते हैं, वो तो वो करेंगे, लेकिन आप भी तो करो ना कुछ। डील विद देम स्टर्नली, सख्ती के साथ पेश आओ उनसे, उनके हिमायतियों से जो उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल अदरवाइज। नहीं, ऐसा पिछले कई वर्षों में इस तरह के काम तो हुए हैं। अब देखिए, हुर्रियत के नेता कहीं नहीं दिखाई पड़ते, बाकी उनके खिलाफ जो अकाउंट्स वगैरह फ्रीज करने की सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। यासीन मलिक को जिस तरह पकड़ा गया है, तो कार्रवाइयाँ तो हुई हैं, आतंकवादी मारे भी गए हैं। इसके बावजूद कुछ बुनियादी काम भी तो होने चाहिए। उसका कुछ असर भी हुआ है। अब उतनी आतंक की कार्रवाई वहाँ नहीं है जितनी पहले थी। तो इसके लिए तो कम से कम वहाँ के प्रशासन और सेना और सुरक्षा बलों को सबको बधाई दूंगा मैं, अच्छा काम किया है इन्होंने। और भारत सरकार को भी तो बधाई देनी पड़ेगी। सरकार तो बधाई की पात्र रही, सारी खुराफात तो भारत सरकार से ही चलती है। लेकिन एक चीज़ बताइए आप, क्योंकि आप इतने लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, भारत में कश्मीर और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट भी एक अशांत क्षेत्र माना जाता है। हमारी इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा इंडियन स्टेट है, माइटी इंडियन स्टेट है, उसके बावजूद अब जैसे मणिपुर अभी तक 1 साल से अशांत है, या इतने वर्षों से ये इन क्षेत्रों में अशांति रही है, तो क्या वजह है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसके इंटरनेशनल कारण है? इसका असली कारण यह है कि हम सारी समस्या को फौज या गोली से हल करना चाहते हैं, जिससे हल नहीं होगी। उसको मोहब्बत से बातचीत करके, इन्वॉल्व करके। अब यहाँ का मामला है मणिपुर का, इसमें मणिपुर एक था, अब आपने 2 कर दिए। एक वो जिसको तुमने हथियार दे दिए, एक वो जिन पे हथियार नहीं है। तो जिन पे हथियार नहीं है वो चाइना से लेंगे, कहीं से लेंगे, और झगड़ा लगा रहेगा। इन दोनों को बिठा के बात करके और हिस्सेदारी दे दो पावर में। इतने मिनिस्टर तुम्हारे रहेंगे, इतने तुम्हारे रहेंगे, चीफ मिनिस्टर एक बार इनका होगा, एक बार झगड़ा हल हो जाएगा। कभी कोशिश नहीं की आपने करने की? इसी कोशिश अब तो हो रही है। गृह मंत्री जी ने एक मीटिंग तो बुलाई है। हाँ, तो हल हो जाएगा अगर वो करेंगे, जिसमें मैतेई, कुकी, नागा तीनों को बुलाया। दिल से करेंगे तो हो जाएगा हल। नहीं, आपके तो अच्छे संबंध रहे गृह मंत्री जी से। पर मैं बात तो नहीं करता ना इन मामलों से, बट ही इज कॉम्पिटेंट इनफ, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और भारत में जो जगह जगह हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव बन गया है, जो आप देख रहे हैं, कहीं गाय के नाम पर, कहीं इसके नाम पर, या बहराइच की जैसे घटना हुई, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान को अगर सरवाइव करना है तो एक सेकुलर स्टेट के तौर पर सरवाइव करना है। सेकुलरिज्म तो अपने आप में आजकल क्वेश्चन में है, घेरे में है। सेकुलरिज्म एक ऐसा शब्द हो गया है कि उसको लगता है जैसे कोई गाली हो। गलत, वो तो हमारे सर्वाइवल के लिए वो जरूरी है। नहीं, जरूरी तो है, लेकिन आपको क्या लगता है जो सेकुलर फोर्सेस रही हैं इस देश में,
जिनका हिस्सा आप भी रहे एक लंबे समय तक, उनसे भी गलतियां हुई हैं जिस वजह से माहौल बना? क्यों नहीं हुई, अब भी हो रही हैं। जैसे नहीं, अभी भी हो रही हैं कुछ ना कुछ तो। नहीं, वो मतलब एकजुट नहीं हो रहे हैं या नहीं, वो जितनी जिम्मेवारी से उनको काम करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहे हैं। इनिशिएटिव लेके करना चाहिए सेकुलर फोर्सेस को। नहीं, लेकिन जैसे जिस वक्त वीपी सिंह की साहब की सरकार थी, आप भी मंत्री थे और अडवाणी जी रथ लेके निकले थे, उस वक्त जो है अगर सही ढंग से हैंडल किया होता उस समस्या को तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। वो तो मुझे लगता है वीपी सिंह करना नहीं चाहते थे। वीपी सिंह चाहते थे प्रेसिपिटेट हो, वो प्रेसिपिटेट करना चाहते थे, तो इससे उनका क्या फ़ायदा होता? इससे उनका फ़ायदा होता कि वो मुसलमानों के नेता हो जाते। उनको एक शौक था माइनॉरिटी का नेता होने का, वीपी सिंह साहब। वीपी सिंह साहब को। लेकिन वो तो मंडल बसिया हो गए हाँ, यही होता है। होते होते लेकिन उसका नुकसान तो पूरे देश को हुआ ना। हाँ, तो देश की कौन देख रहा, सब अपनी अपनी देखते हैं, मेरा क्या इमेज बनेगा क्या। हाल ही में अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं और हरियाणा चुनाव में सब तरफ से उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी, लग भी रहा था 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी। मैं भी गया हुआ था वहाँ, ग्राउंड पे कांग्रेस जीत रही थी। आई डोंट नो क्या हुआ है, मेरी समझ के बाहर है क्या हुआ है। लेकिन इसमें कांग्रेस की भी तो कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं। कांग्रेस की तो सारी कमी मैंने आपको बताया। बीजेपी 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस खरामा करती है आराम से। कांग्रेस नहीं करती उस तरह। अब जो महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ क्या लग रहा है आपको? उसमें भी अगर ये नहीं सीरियसली करेंगे तो हार जाएंगे। वरना एज ऑन टुडे महाराष्ट्र में कांग्रेस जीती हुई है, कांग्रेस एंड अलाइज। लेकिन नहीं कुछ करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। हरियाणा की तरह करेंगे। मुझे लगता है कि जो विपक्ष की राजनीति है उसमें, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष को एक ताकत मिली है, एक बूस्ट मिला है, उनके सांसद भी संख्या भी बढ़ी है, एकजुटता भी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी जो है शायद बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को उस तरह से नहीं घेर पा रहा है। देखिए, मैं बताता हूँ, हम तो लोहिया जी के साथ थे। लोहिया जी पे 4 धोती कुर्ता, एक अटैची, एक किताब, ये सामान होता था टोटल। लेकिन उसने नौजवानों में जुनून पैदा कर दिया कि सड़क पे चलो, और नौजवान सड़कों पे उतर आए, हड़तालें रहने लगी, उपद्रव होने लगे, और उसी में सरकार चली गई कांग्रेस की। तो ये विपक्ष लड़ता नहीं है। मैंने इनको कई इशूज़ दिए, पुलवामा का दिया, बोले नहीं है, मतलब मेरे बाद ये इन्होंने उसको ये भी नहीं किया कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, ये करते ही नहीं कुछ। किसानों का तो है ही है, दिया हुआ रेडीमेड है वो, तो उस पर भी कुछ नहीं करते। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इनकी क्या भूमिका थी उसमें? कहीं नहीं थे। मैं तो गवर्नर होते हुए भी लड़ने आया प्राइम मिनिस्टर से कि भाई इनकी बात मान लो। लेकिन एक तरफ जब नीतीश कुमार जैसे नेता, जिनका यही नहीं पता होता है कि कब किसके साथ हैं, तो ऐसे में क्या साख बनेगी गैर भाजपा दलों की? बहुत अफसोस की बात है। आपके तो पुराने साथी हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं उनके। आप तो गवर्नर भी रहे हैं बिहार के। जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते एकदम से सरकार में चले गए। भाग्य उसका। वो तो मैंने कहा, बेवकूफ़, तू तो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, तू कहाँ चक्कर में पड़ गया। तो वो एक बार मिनिस्ट्री मिल गया, उसी में फिसल गया। और मैं उसे सपोर्ट कर रहा था बागपत में। मेरे आया था वो कि आप बागपत लड़ लो पार्लियामेंट। मगर मैं कहीं नहीं लड़ूंगा, बागपत में तुम्हारे लिए रखता हूँ, तुम वहाँ से लड़के जीत के आओगे तब नेता बनोगे, चाहे देश से कहीं से आ जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसको वो बात ही नहीं अपील की। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष की राजनीति को कोई दिशा मिलेगी या ऐसे ही चलेगी? नहीं, दिशा मिलेगी। देखो, कभी कोई चीज़ स्टैटिक नहीं होती, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, घटनाएं होती हैं, बनेगी। विपक्ष की राजनीति को दिशा मिलेगी। तो राहुल गांधी देंगे दिशा या कोई और नेता? राहुल देंगे। राहुल के बारे में मैं पॉजिटिव हूँ। ही इज़ गोइंग इन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन, और उसके बारे में लोगों की राय अच्छी बन रही है। वो ठीक से काम कर रहा है और उसमें गुंजाइश है बहुत दूर तक जाने की। लेकिन हरियाणा हारने के बाद तो एक डेंट लगा ही है उनकी छवि। हरियाणा तो कोई भी हार जाओ अलग बात है, वो तो हरियाणा के लोगों की वजह से हारे।
हरियाणा तो आप हुड्डा और शैलजा की वजह से आ रहे हैं। मैं अगर राहुल गांधी की जगह हूँ तो इन दोनों को निकाल के बाहर करूँ, नए लोगों को आओ संभालो, मुझे दे दो ठेके पे, मैं ही संभाल दूंगा। सही कह रहा हूँ मैं। इन दोनों ने हरवाया, हुड्डा ने और शैलजा ने, आखिर दिन तक झगड़ा करते रहे। जबकि इनको लग रहा था कि तो चीफ मिनिस्टर बन ही गए। वो तो ओथ लिए हुए था बिल्कुल। भाई एक गांव है दादरी के पास, दादरी मेरे मामा हैं, तो वहाँ मैं बचपन में रहा हूँ। उस गांव का नाम है बाड़ड़ा। हाँ, तो बाड़ड़ा में पब्लिक मीटिंग थी, मैं गया हुआ था वहाँ। तो हुड्डा और ये भी आ गए, आपके इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हाँ, तो मुझे देख के असहज हो गया, ऐसे कोई अच्छा नहीं लगा। हुड्डा, हाँ, कि ये क्यों आ गए, ये क्यों आ गए भाई, ये क्यों आ गए। आपसे उनका क्या लेना? पता नहीं, वो सोचता मैं ही हूँ नेता, यहाँ जरूरत ही नहीं हरियाणा में किसी की। मैंने वो आपसे तो ग्लोरी फायदा ही होता। ग्लोरी साझा नहीं करना चाहते। वो ये दिखा रहा था दिल्ली में मेरी वजह से आ रहे हैं, ऐसा लगा, धड़ाम हो गया। मुझे लगता है कि हरियाणा का जो नतीजा है वो शायद सबक भी देगा इनको। सबक देगा, और उससे बहुत नुकसान हो गया, अपोजिशन पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में, जहां लोकसभा चुनाव में विपक्ष को काफ़ी सफलता मिली, तो अब 2027 के विधानसभा चुनाव भी, हालांकि 2.5 साल हैं उनमें, लेकिन क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन चुनौती दे पाएगा? हाँ, क्यों नहीं दे पाएगा। अखिलेश यादव और तेजस्वी, इन दोनों पे मुझे बहुत उम्मीद है। अखिलेश तो खैर बहुत दूर तक जाएगा, अखिलेश तो अगला चीफ मिनिस्टर है, आप समझ लीजिए। और जिस तरह वो चल रहा है, जिस तरह उसने जातियों को जोड़ा है, अदर देन यादव, तो वो तो कामयाब हो जाएगा। तेजस्वी का भी वही है, अगर वो भी उसी हिसाब से करेगा तो वो भी कामयाब हो जाएगा। नहीं, लेकिन होता ना क्या, जैसे हरियाणा में हुआ, जाट वर्सेस गैर जाट कर दिया बीजेपी ने। वो नहीं होने दिया ना उसने, ये अखिलेश ने ये कहाँ होने दिया। अखिलेश ने तो अदर देन यादव जो जातियां हैं उनको जोड़ा। हाँ, नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको जोड़े रखना भी तो चुनौती होगी। कर लेगा वो, सबको जगह दे दो। हर आदमी अपना स्थान चाहता है, अगर उनकी हिस्सेदारी दे दोगे तो रह जाएंगे सब। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी कमजोर है, जयंत जब साथ थे तो लगता था कुछ मजबूती बनेगी। जयंत ने तो सत्यानाश कर दिया अपना भी, और वेरी सैड। तो अखिलेश को जो है पश्चिम में भी कुछ काम करना चाहिए ना। हाँ, करेगा। और बाकी जो है राज्यों में आपको क्या लगता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कब तक रहेंगे एनडीए के साथ? कोई पता नहीं, ये तो अनरिलायबल मटेरियल हैं। मलिक साहब, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपने समय दिया, मैं आपके लिए सदैव हाजिर हूँ मैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये थे सत्यपाल मलिक जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है, छात्र जीवन से राजनीति में रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एक बहुत अहम बातें हमारे साथ साझा की। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खरी बात के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका धन्यवाद। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।